नमस्कार पढ़ंतुओं, मैं हूं गिरीश साहू और आप सभी का द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वानिकी की आज इस क्लास में हम लोग ट्राइबोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मेनली हमको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ट्राइबल एक ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि भारत जो है, इस भारत देश में जनजाति जो हैं वो कितने हैं, जनजाति यानी कि क्या है, एक कौन से समूह को हम जनजाति कह रहे हैं, ये एक ओवरऑल जो एस्पेक्ट है जनजाति समूह का उसके बारे में बात करेंगे। और भारत के अलग अलग राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कहाँ पर कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जनगणना 2011 के हिसाब से क्या क्या आंकड़े हैं सिर्फ ट्राइबल के हिसाब से, केवल उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे कि जो ट्राइबोलॉजी है यानी कि ट्राइब्स और फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से कल्याणकारी या प्रावधान जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं इनके विकास के लिए। इनके वन के साथ इनकी इकोनॉमी जो है, इनकी आजीविका जो है वो किस तरीके से निर्भर करती है, ये सब के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। क्लियर? तो दो पार्ट में इसको हम लोग देखने वाले हैं, इस ट्राइबोलॉजी टॉपिक को, इस चैप्टर को। पहला जो पार्ट रहेगा वो एक ओवरव्यू रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग फॉरेस्ट और ट्राइब्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है उस रिलेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसमें क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 केवल हमको पढ़ना है ओवरव्यू। देखते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत से जो पढ़ंतु हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि सोर्स क्या है, कहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं या कौन सी बुक से पढ़े हमें बताइए। तो मैं आपको एक बता देता हूं कि एक यूपीएससी ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट रहता है ना, तो उसके हिसाब से यूपीएससी लेवल के हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो आपकी मणिकंदन की बुक है। मणिकंदन एंड एस प्रभु करके एक बुक आती है जो इंग्लिश मीडियम में है, हालांकि आसानी से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक सोर्स के तौर पे लिया जा सकता है, एक रेफरेंस आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और ये तो बात हो गई कि थ्योरी के लिए किस तरीके से, और ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर पे फिलहाल चूंकि ये फॉरेस्ट्री वाला चैप्टर जो है वो पहली बार इस साल के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, तो छत्तीसगढ़ लेवल पे हमको या फॉरेस्ट रेंजर में के एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड जो यदि आपको एक आइडिया चाहिए तो बेहतर अभी फिलहाल ये रहेगा कि आपके लोकल मार्केट में जो भी अदर स्टेट के, जो जैसे कि राजस्थान एसीएफ हो गया है ना, आपके बिहार एसीएफ हो गया, यूपी एसीएफ हो गया, ठीक है, ये अदर स्टेट्स के जो कुछ एसीएफ के एग्जाम हुए हैं उसमें इंडियन फॉरेस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप वहां से देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। क्लियर है? उससे एक आइडिया हो जाएगी कौन से टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? ओके, तो उसको भी साथ में करते चलिएगा एमसीक्यू को, तब बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए अभी आपके लिए केवल हम लोग ये थ्योरी वाला जो चैप्टर है वो हम लोग कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये सिलेबस जल्द से जल्द हम कवर करने का प्रयास करेंगे और ये जब हो जाता है तो उसके बाद फिर एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर भी मैं प्रोवाइड करूंगा आप सभी के लिए, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। फिलहाल कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन है उसको आप कवर करते चलिए, थ्योरी पोर्शन को कवर करते चलिए, और यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल है, अच्छी बुक है, तो फिर आप बिल्कुल इसको साथ ही साथ तैयारी भी करते रहो।
क्लियर है? बाकी बाद में हम लोग एमसीक्यू की तैयारी भी करेंगे, ठीक है? ये लेक्चर हम लोग अवेलेबल कराएंगे आप सभी के लिए, ठीक है? चलिए तो फिर देखते हैं। रेफरेंस बुक जो है वो मणिकंदन की बुक है, आप भी रेफर कर सकते हो। लेकिन क्या है कि चूंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो थ्योरी बुक से पढ़ना बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है, एक टफ टास्क हो जाता है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, ठीक है? ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको टाइम, ओके? तो बेहतर यह है कि मैं रेफरेंस लेकर के पढ़ा रहा हूं, जिसमें मणिकंदन की बुक से रेफरेंस में ले रहा हूं, बाकी अदर सोर्सेज भी हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट की कुछ साइट्स भी हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्चुअल कुछ आंकड़े डेटा वगैरह जो है वो वहां से हम लोग ले सकते हैं, ताकि ऑथेंटिक चीजें हम जो है हमको मिल सके, उसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना? तो ये सारे सोर्सेज से लेकर के मैं आपके सामने ये लेक्चर अवेलेबल करवाता हूं आपके लिए। तो जो आपकी जो मेहनत है वो सिर्फ ये है कि आप ध्यान से लेक्चर सुने और इसके बारे में पढ़ते चलिए, ओके? देखें, सबसे पहले आज का जो पार्ट 1 ये आपके लिए तैयार कर रहा हूं मैं लेक्चर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनजाति क्या है, व्हाट इज द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार क्या ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में, क्या क्या स्थिति है ना? मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज ऑल्सो, ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ फिर एक मैप, इंडिया के मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से जनजाति समूह या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो वहां पर रहती हैं, निवास करती हैं, ठीक है? और फिर एक सोशल इंस्टीट्यूशंस हम लोग देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटी का, उनकी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? पार्ट 1 में इतना पढ़ेंगे। पार्ट 2 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिलेशन क्या है उनका फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट्री के साथ, और फिर उनकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है साथ ही साथ फॉरेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ, है ना? और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ओके? देखिए, जनजाति या ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है दरअसल एक ये सोशल ग्रुप है, एक सामाजिक समूह है जिसका अपना एक डेफिनेट एरिया होता है, ठीक है? एक निश्चित क्षेत्र इनके पास होता है, ओके? वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दरअसल जो एक बोलना चाहिए कि जो जनरल जो एरिया है जहां पे आम लोग रह रहे हैं, ठीक है? उस आम क्षेत्र से अलग एक अलग जियोग्राफिकली लोकेटेड एरिया होता है, एक अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पे ये रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। क्लियर है बात? तो इनका अपना एक निश्चित क्षेत्र होगा जो कि जियोग्राफिकली क्या होगा, अलग होगा आम क्षेत्रों से। नंबर 2, इनकी अपनी एक भाषा या बोली होती है, बोल सकते हैं कि ये लोग डायलेक्ट होते हैं, ठीक है? अब भाषा या बोली जो होती है इनकी अपनी, उसमें जरूरी नहीं है कि इनके खुद की लिपि भी हो, मतलब स्क्रिप्ट भी अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक ऐसे भाषाएं हैं जनजातियों की, जनजाति भाषाएं जिसकी खुद की अलग एक लिपि भी है, या कुछ ऐसे हैं जो ज्यादातर क्या होते हैं, जो केवल क्या होते हैं, वर्बल होते हैं, जिनको केवल बोला जाता है, वो लिखित रूप में उसका कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं एक्चुअल में, ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि उनका स्क्रिप्ट भी हो, ठीक है? और हो भी सकता है, जैसे कि आपकी एक बिहार की जो संथाल है, ये संथाल जनजाति की अपनी एक स्क्रिप्ट है। हाँ, वो स्क्रिप्ट जो है, जो लिपि है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में है, यानी कि वो चित्रात्मक रूप में मौजूद है, लेकिन है जरूर, ठीक है? और बाकी मोस्टली जितनी भाषाएं होती है, जनजाति भाषाएं या बोलियां, उसमें आपको केवल वर्बली मिलेगा, लिखित रूप में यानी कि लिपि जो है या स्क्रिप्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? फिर आता है नंबर 3, इनकी अपनी एक सांस्कृतिक समरूपता होती है, एक होमोजिनिटी होती है कल्चरल रूप से, है ना? और मेनली इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसका अपना एक लीडर होगा, एक नेता होगा इसमें, ठीक है? और साथ ही साथ उनके पूर्वजों का भी एक समूह होगा, समझ लीजिए। और वो पूर्वज दरअसल ये एक संरक्षक देवता के रूप में, एक पैट्रॉन डाइटी के रूप में उसकी पूजा करते हैं, ठीक है? इस तरीके से चीजें आपको मिलेंगी कि इसमें एक सामाजिक समूह में, वो सामाजिक समूह जो है एक जनजातीय समूह या ट्राइबल कम्युनिटी कहलाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो फिर से देखिए एक बार फिर से क्या क्या, इनका अपना एक निश्चित क्षेत्र होगा। नंबर 2, इनकी अपनी एक भाषा बोली होगी, लिपि हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है
है ना, या फिर मौखिक रूप से रहेगा, ठीक है, वर्बली रहेगा। कल्चरल होमोजिनिटी रहेगी, सांस्कृतिक समरूपता, अपना एक विशिष्ट कल्चर होगा, एक विशिष्ट जैसे कि नृत्य हो गए, विशिष्ट संस्कार होंगे, अपना एक अलग चलता है इनका में, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह। अब अपना एक लीडर होगा इनका, और संरक्षक एक देवता इनका होता है जिसकी वो पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरह से बोलना चाहिए कि ये आम जो सामाजिक समूह होता है उससे थोड़ा हट करके होता है, और एक बिल्कुल एकीकृत सामाजिक संगठन ये होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये एक चीज आप समझिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं यदि हम लोग देखें जो अभी मैंने आपको बताई उसी चीज में और कुछ हम लोग ऐड करते हैं। जैसे एक तो ये कि प्रिमिटिव ट्रेट्स होते हैं जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज में होती है। आदिम लक्षण बोले तो बहुत सालों से परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही हैं वैसा ही उनमें चला आते रहता है। एक समझ लीजिए कि जैसे समाज में कुछ प्रथाएं पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो वैसी ही कुछ प्रथाएं आपको मिलेंगी, क्लियर है बात। तो ऐसे लक्षण, ऐसे प्रिमिटिव ट्रेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भौगोलिक रूप से आम क्षेत्र से अलग होता है, आइसोलेटेड होता है जियोग्राफिकली, ओके। इनका अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, विशिष्ट संस्कृति आपको मिलेगी। आर्थिक रूप से गरीब, इकोनॉमिकली ये पुअर कंडीशन में होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए एक सीमित क्षेत्र में ये रह रहे हैं, वहीं पर जो मिल रहा है खा रहे हैं, कमा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। वैकल्पिक आय के रूप में, या ये कहें कि वहां से बाहर जाकर किसी और क्षेत्र में जाकर के हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ये मानसिकता इनकी जनरली नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी सीमित आवश्यकताएं होती हैं, सीमित जरूरतें होती हैं, और उसी के आधार पर ये बस उनकी पूर्ति हो जाती है, उसी में संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी खाने कमाने का इनको मिल जाता है वो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक तौर पे इकोनॉमिकली ये पुअर इनका स्टेटस होता है, ठीक है। मोस्टली अनसिविलाइज्ड पीपल इनको माना जाता है, इस ग्रुप को असभ्य लोगों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक है, वो उन आम क्षेत्रों में होगा, ठीक है, वहां के लोग जो कि बेहतर तरीके से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं उनमें। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो दरअसल क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र में है तो आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, बाहरी लोगों से ज्यादा संपर्क करना इनको अच्छा नहीं लगता, थोड़े शाई नेचर के होते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आउटसाइडर्स को या तो चूंकि एक तो ये है कि बहुत कल्चर अलग हो गया, या खुद में रहने की जो इनकी मानसिकता है वो इनको आगे बढ़ने से या दूसरे लोगों से संपर्क करने से रोकती है, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, आपने अखबारों में भी सुना होगा, जैसे कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां कुछ ऐसी जनजातियां निवास करती है जिसके बारे में हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, क्लियर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा कुछ घटनाएं हमारे सामने आई हैं, कुछ हिंसक घटनाएं, कि जैसे यदि कोई वहां पे जाने का प्रयास करता है तो वो लोग जो है थोड़े से हिंसक हो जाते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो हमारे पास आ रहा है, हमारे एरिया में आ रहा है, तो इस तरीके से तो वो अपने डिफेंस के लिए ही सही, लेकिन जो भी चीजें हैं, हिंसक घटनाएं कुछ होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे जनगणना वगैरह भी हो रही है तो फिर उसमें उनको काउंट नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में जरा कुछ नॉलेज नहीं मिल पाया है, ठीक है। यहां तक ये है कि यदि उनको पॉपुलेशन में उनका काउंट करना है तो कुछ तरकीबें अपनाई गई, जैसे कि कुछ फल वगैरह या फिर कुछ नारियल वगैरह जो है वो उनके लिए वहां पे किनारे, समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाता था, और जब वो उस चीज को लेने के लिए आते थे, यानी कि किनारे पर समुद्र के पास अपने उस आइलैंड से बाहर निकल करके, तब उनकी गिनती हो पाती थी, तो इस तरीके से उनको गिना जाता था, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बाहरी लोगों से उनका संपर्क जो है वो कम करती है, जिसकी वजह से वो क्या है कि अपना ही एक कल्चर उन लोगों ने बना के रखा है, अपना एक कल्चर वो फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से, हजारों सालों से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो उनको सिविलाइज्ड पीपल की कैटेगरी से बाहर रख देता है, ठीक है। अगर इनकी आजीविका की बात करें, लाइवलीहुड की बात करें, तो ये जो आजीविका इनकी होती है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस पर ही डिपेंड होती है, क्लियर है। जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस मिल रही हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिल रहा है, वो सारे संसाधन ये उन्हीं से ही अपना खाद्य जो जरूरत है उसकी भी पूर्ति करते हैं, और साथ ही साथ जो कमाने की जो प्रक्रिया है वो भी वही वन आधारित ही होती है। तो इकोनॉमी जो होती है इनकी फॉरेस्ट इकोनॉमी होती है, वनों से आधारित उत्पादों से ही ये कमाते हैं, उसी से ही खाते हैं, क्लियर है। तो लाइवलीहुड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट इकोनॉमी या फॉरेस्ट रिसोर्सेस।
इज दैट क्लियर? ठीक है, यही जो चीज है ये हमको मेनली हमको पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि हम फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके तहत पढ़ रहे हैं इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। तो हम यही यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है फॉरेस्ट का और ट्राइबल्स का। ठीक है, क्लियर है? वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सरकार प्रयास कर रही है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया आजीविका की बात हो गई। ठीक है, तो एक तरह से आप देखें तो ये लोग आइसोलेटेड एरिया में रह रहे हैं, आम क्षेत्र से अलग, यानी कि मेनली ये फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं। ये आप समझ लीजिए, फॉरेस्ट एरिया जहां पे नेचुरल फॉरेस्ट आपको अधिकतर आपको मिलेगा। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ है। ठीक है, नेचुरली या नेचर के समीप इन लोग रहते हैं। क्लियर है? ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो रिलेशन इनका फॉरेस्ट के साथ है या फॉरेस्ट के बारे में जो चीज इन लोग बता सकते हैं शायद ही कोई और बता पाए। क्लियर है बात, है ना? तो इसलिए ये जो चीज है वो हमारे लिए फायदेमंद चीज है। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और ट्राइबल रिलेशन को समझना ये फॉरेस्ट्री के लिए या एक गुड फॉरेस्ट्री के लिए अच्छी बात है। क्लियर है बात? ओके, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में ये जो जनजाति जनगणना है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो जो लास्ट जो जनगणना है वो हमारी 15वीं जनगणना है, 15th सेंसस, एंड दैट इज इन 2011। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग जो भी आंकड़े पढ़ेंगे वो उसी के अनुसार से आप लोग याद करिएगा। ठीक है, क्या क्या प्रमुख चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी से आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में, पहली चीज तो ये क्लियर है। ठीक है, सो देखिए, भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें 10.42 करोड़ जो है, ठीक है, 10.42 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी की है, जनजाति समूह की है, या कहूं कि अनुसूचित जनजाति की है। क्लियर है बात? ठीक है, जो कि भारत के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। क्लियर? कितना परसेंट है? 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? ओके, सो ये याद रखिएगा, है ना? अब यदि थोड़ा इसको हम लोग अलग अलग तोड़ दें तो जो टोटल जनसंख्या है 10.42 करोड़ एसटी जनसंख्या, एसटी पॉपुलेशन, उसमें रूरल एरियाज में 9.38 करोड़ है और अर्बन एरियाज में 1.04 करोड़ आपको पॉपुलेशन मिलेगा। ठीक है बात? ओके, ग्रामीण एसटी जनसंख्या 9.38 करोड़ और शहरी एसटी जनसंख्या जो है वो है आपकी 1.04 करोड़। क्लियर है? तो अब यदि बात करें कि 2001 में कितना था और अभी कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखें 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना जब हमारे सामने आई तो जो दशकीय वृद्धि हुई है, जो डिकेड ग्रोथ हुआ है एसटी पॉपुलेशन में, वो 23.7% है। याद रखें कितना है? 23.7% डिकेड ग्रोथ, दशकीय वृद्धि 2001 की तुलना में 2011 की जो जनगणना थी उसमें 23.7% जो है वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि एसटी पॉपुलेशन में। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी कि लिंगानुपात की। तो देखें, जो एसटी पॉपुलेशन या एसटी कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें लिंगानुपात है 990, ये लिंगानुपात मिलेगा। क्लियर है? और यदि देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात एसटी पॉपुलेशन में कहां है, तो याद रखें कि सबसे सर्वाधिक जो है वो गोवा में है, दैट इज 1046, 1046 है, यानी कि बहुत अच्छा, 1000 से ऊपर है। ठीक, और मिनिमम है जम्मू कश्मीर में 924। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर अब अभी की वर्तमान की बात करें तो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी में आता है, या वही सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 924 आप याद रखिए, सबसे मिनिमम लिंगानुपात, सबसे कम आपका लिंगानुपात मिलेगा एसटी पॉपुलेशन का, एसटी वर्ग का, एसटी कम्युनिटी का, और मैक्सिमम मिलेगा आपको कहां? गोवा में। क्लियर इतनी बातें? ठीक, फिर आगे देखिए, अब बात करते हैं कि जो जनसंख्या है और जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, इन दोनों के आधार पर कौन से राज्य में और कौन से केंद्र शासित में मैक्सिमम या मिनिमम हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, यहां से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यहां से बिल्कुल प्रश्न आएंगे, ठीक है बात। ओके, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात की जाए तो राज्यों में सबसे अधिक जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। एसटी पॉपुलेशन या ट्राइबल कम्युनिटी या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। क्लियर है, कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओके, उसके बाद यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं मध्य प्रदेश, ठीक है, उससे कम आपका महाराष्ट्र, उसके बाद फिर आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये तीन याद रखिए घटते क्रम में। क्लियर है, सर्वाधिक आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मिलेगी मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगी, है ना। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में जो दादर नगर हवेली है, ठीक है, वहां पर सबसे सर्वाधिक जो है एसटी पॉपुलेशन मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर इतनी बातें? राज्यों में मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगा, ठीक। लेकिन एक और चीज है, जनसंख्या के हिसाब से कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर बिल्कुल भी जनजातीय समूह निवास नहीं करती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े हैं यदि देखा जाए तो देखिए ये उत्तरी भारत में मेनली आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जो आपका दिल्ली है, ठीक है, और नीचे में एक है आपका दक्षिण भारत में पुडुचेरी। इतने जो एरियाज हैं, ठीक है, यहां पर आपको बिल्कुल भी अनुसूचित जनजाति समूह के लोग नहीं मिलेंगे। क्लियर है, यहां पर जनजाति निवास नहीं करती है। नो ट्राइबल कम्युनिटी इन दिस एरियाज ऑफ इंडिया, दैट इज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद देखें जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से यदि बात की जाए तो मैक्सिमम याद रखिएगा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां का एक राज्य जो कि है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम में आपको 94.4% यानी कि आपका सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत मिलेगा एसटी पॉपुलेशन का। आई बात समझ में? क्लियर है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में मिजोरम फर्स्ट में है, सबसे ज्यादा वहां पर, ठीक है, सर्वाधिक किसकी? अनुसूचित जनजाति की। और यदि जनसंख्या में पूछेगा तो हम मध्य प्रदेश लेंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है तो बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में जो है सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जनजाति मिलेगी। जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं 94.8%। कहां? लक्षद्वीप में 94.8%। इज दैट क्लियर? ओके, याद रखेंगे। ओके, राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप में। ओके, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या प्रतिशत में यदि देखें तो जो उत्तर प्रदेश है वहां पर सबसे कम यानी कि मिनिमम जनजाति आपको मिलेगी। क्लियर है बात? ठीक है। देखो यहां जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी यहां तो है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पर मतलब कि परसेंटेज वाइज की बात ही नहीं हो सकती। जहां निवास कर रहे हैं वहां पर मैक्सिमम मिनिमम अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो निवास जहां कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो है वहां पर भी जनजाति समूह है लेकिन ओनली 0.2%। क्लियर है? तो देखिए एक चीज, आप अगर आपने जनगणना 2011 के आंकड़े देखे होंगे तो आप पूरे भारत में यदि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो राज्य है यदि देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। क्लियर है? तो द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन यूपी स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है? हाईएस्ट पॉपुलेशन। लेकिन वहीं यदि आप देखोगे तो जनजाति की जो पॉपुलेशन वो सबसे कम यही है। कहां? उत्तर प्रदेश में। क्लियर इतनी बातें? ओके। और फिर जनसंख्या प्रतिशत में यदि केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां सबसे कम मिलेगी जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एक बार फिर से देखें, आपको फिर से बता देता हूं, आप मैप को दिमाग में लाइए ताकि आसानी से याद हो सके, हम उसको आसानी से ट्रेस कर सकें। क्लियर है? ठीक है। तो भारत का मैप आपने देखा ही है, जानते ही हैं। ओके, तो जनगणना 2011 के हिसाब से सर्वाधिक मिलेगा आपको कहां? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल आपके बीचों बीच, भारत के बीचों बीच। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन। क्लियर है इतना? ठीक।
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपको मिलेगी कहां? दादर नगर हवेली में। क्लियर है बात? कहां पर? दादर नगर हवेली में। क्लियर है? ये पश्चिमी हिस्से में पड़ेगा दादर नगर हवेली। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत है, लक्षद्वीप में आपका सर्वाधिक प्रतिशत है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और मिजोरम राज्यों में। क्लियर है? मिनिमम में बात करेंगे तो एमपी से ऊपर चले जाइए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो राज्यों में सर्वाधिक हो गया जो है जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से यूपी, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार। क्लियर है इतनी चीजें? ओके, ठीक। चलिए, तो ये बातें हो गई ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया जनगणना 2011 के हिसाब से। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, क्योंकि हम लोग सीजीएससीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यदि बात करें तो पर्टिकुलर किसी राज्य का यदि आप एसीएफ दे रहे हो तो उस राज्य से संबंधित जो भी एसटी पॉपुलेशन के आंकड़े हैं उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में यदि एसटी पॉपुलेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जो है वो है 30.62। ओके, 30.62। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 30.62% है। क्लियर है? एसटी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ के जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30.62% जो है वो अनुसूचित जनजाति है जो निवास करती है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एक होमवर्क आपके लिए रहेगा। जनगणना जो आप पढ़ेंगे मेनली, ठीक है, वो जनगणना छत्तीसगढ़ वाले सब्जेक्ट में आपका उसमें एक लेक्चर रहेगा जनगणना वाले में, तो वहां से आपको पूरे आंकड़े मिल जाएंगे। तो उसमें से हम टॉपिक वाइज जो हमारा टॉपिक है ट्राइबोलॉजी, उसके हिसाब से जो आंकड़े यहां पर जरूरत है उसको आप वहां से इसमें एक नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर है बात? ठीक है, कि एसटी पॉपुलेशन क्या है, लिंगानुपात क्या है, छत्तीसगढ़ में एसटी जो जनसंख्या है उनकी साक्षरता दर कितनी है वो हम याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन है, मिनिमम कहां पर है, इस तरीके से आप उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है ताकि आप अच्छे से कर सकें। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, एक ओवरव्यू देखेंगे। क्लियर है? तो कि यहां से भी प्रश्न बनता है कि ये जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, या राज्य का नाम दे देगा और बोलेगा कि इस राज्य से संबंधित जनजातियों में इनमें से कौन सी जनजाति यहां निवास करती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए भारत का मैप बनाते हैं और इस मैप में देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। ओके, देखें। अब देखें, कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ एक पंक्ति में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। ओके, ठक्कर बप्पा जो हैं उनको आदिवासियों के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। ओके, संविधान सभा ने भी इसमें वो यूज किया था। संविधान निर्मात्री जो सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जिसने कि क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उसके एक मेंबर थे जयपाल सिंह। उन्होंने सबसे पहले जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर है? उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। और वहीं यदि बात की जाए कि संविधान में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति ये शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो याद रखिए 5वीं अनुसूची में प्रयोग हुआ है। क्लियर है? संविधान की 5वीं अनुसूची में यानी कि द 5th शेड्यूल, ठीक है, उसमें सबसे पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो कुछ जातियां निवास करती थी उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया, अधिसूचना जारी की गई एक्चुअली। तो अधिसूचना जो जारी की गई उसमें 1950 में
राज्यों के लिए अधिसूचना जारी की गई, यानी कि राज्यों में जो जातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की गई। और 1951 में केंद्र शासित प्रदेशों में जो रहने वाले जातियां हैं उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। क्लियर है? तो 1950 में राज्यों के लिए और 1951 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। क्लियर है? ओके। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि एक मैप में हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन सी जातियां निवास करती है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके पहले एक वर्गीकरण हमको देखना होगा। देखिए, हर्बर्ट रिजले, ओके, हर्बर्ट रिजले ने क्या किया था, सबसे पहले भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का कौन कौन सा वर्ग निवास करता है उसका वर्गीकरण किया, उसका विवरण दिया था। क्लियर है? क्षेत्र के हिसाब से। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप भारत, तो मेनली आपको भारत में प्रजातियों की जो वर्ग मिलेगा अलग अलग, उसमें देखिए क्या क्या नाम है उसमें दिया गया है प्रजातियों का। तो इसमें आर्यंस मिलेंगे, द्रविडियंस मिलेंगे, मंगोलाइड मिलेंगे, आर्य द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन और सीथो द्रविडियन। ठीक है? एक तुर्क ईरानी भी है, लेकिन तुर्क ईरानी जो है वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाएगा आपका। ठीक है? तो फिलहाल ये जो चीजें हैं वो भारत के मैप के हिसाब से यदि देखें तो देखिए, आर्यन ऐसा माना जाता है कि सबसे जो यानी कि प्राचीन काल से ही जो भारत में निवास कर रहे हैं, ओके, या भारत के इतिहास पे यदि हम लोग देखें तो प्राचीन इतिहास जहां से चालू होता है वहां से ही आपका आर्यों का इतिहास जो है वो चालू होगा। ठीक है? तो जो आर्य हैं ये सबसे आदिम प्रजाति मानी जाती है भारत की, जो ईसा पूर्व 2000-3000 साल पहले से यहां पर निवास करती रही है आर्य। और आर्यों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो हैं वो कहां से आए हैं, मध्य एशिया के किसी क्षेत्र से आए हैं। ठीक है? फ्रॉम द मिडिल एशियन पार्ट, ये वहां से आए हैं। ओके, मेनली तो चूंकि मिडिल एशिया वाले पार्ट से आए हैं, भारत हमारा दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है, तो आर्यंस जो हैं वो जनरली आपको जो निवास उनका मिलेगा वो मेनली आपका जो है ये आपका, जैसे यहाँ पे हो गया आपका पंजाब हो गया, ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, है ना, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ओके, और यूपी वाला एरिया, इस यूपी वाले एरिया में। ठीक है? तो यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, आर्यंस मिलेंगे। या यदि देखा जाए एक क्षेत्र के हिसाब से यदि मैं बात करें तो राज्यों के हिसाब से हो गया, क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो सिंपल याद रखिएगा, आर्यन ये उत्तरी भारत में रहने वाली प्रजातियां हैं, आर्यंस। ठीक है? द्रविडियन ये दक्षिण भारत में। ठीक है? अच्छा, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत कैसे करेंगे, तो जो बीचों बीच मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है, जो कि भारत को भी समझ लीजिए कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से में, जिसमें एमपी का भी कुछ हिस्सा आएगा, ऊपरी हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्सा, तो वो पूरा आपका उत्तर भारत में आएगा। वो उत्तर भारत में आर्य निवास करते रहे हैं, और द्रविडियन जो है वो इस नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्से में आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, द्रविडियंस मिलेंगे। क्लियर है? अब इसके अलावा जैसे कि आपका मिडिल ईस्ट की बात करें, ठीक है, सॉरी आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेंटर जो पार्ट हो गया भारत का, उसकी बात करें तो ये जो अन्य हैं वो उसमें पाए जाएंगे, मिले जुले स्वरूप में आपको मिलेंगे। जैसे कि देखिए, आर्यंस की हमने बात की पंजाब, राजस्थान, आपका जम्मू कश्मीर, यूपी वाले एरिया में। द्रविडियंस जो है वो कहां मिलेंगे, तो मेनली आपका दक्षिण भारत है। कौन कौन सा है, तो ये जैसे कि आपका ये तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये आंध्रा वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर छोटा नागपुर का जो पठार है वो वाला हिस्सा हो गया। क्लियर है? ठीक है? तो ये इस एरिया में आपको द्रविडियंस मिलेंगे मेनली। क्लियर है? मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ, ये एक तो मिलेंगे आपको ये आपका हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, दूसरा आपको मिलेंगे जो नेपाल का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, यानी कि ये आपका नेपाल वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है? ये वाला एरिया, तो इस एरिया में भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है? इस तरीके से ये आपके मंगोलाइड आपको मिलेंगे समीपवर्ती क्षेत्र में, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक? इसके अलावा ये जो आपका आसाम है, ठीक, इस एरिया में भी आपको जो है कौन मिलेंगे, मंगोलाइड मिलेंगे, है ना, जिसकी जो उपजाति है यदि कहें तो आपको सिक्किम, दार्जिलिंग, है ना, इस एरिया में भी आपको मिल जाएगा। ओके? आर्य द्रविडियन, तो आर्य उत्तरी भारत में है, द्रविडियन दक्षिण भारत में है। आर्य द्रविडियन की यदि बात करेंगे तो ये दोनों का मिश्रित प्रजाति आप समझ लीजिए, आर्य और द्रविडियन का, जो आपको कहां पर मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे कहां पर, एक तो आपके यूपी, फिर इधर आ जाइए आप बिहार, ठीक है, ये वाला एरिया में, और फिर ये आपका राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी ये आपको मिलेंगे। क्लियर है?
फिर मंगोल द्रविडियन की बात करेंगे तो मंगोल द्रविडियन एक तो आपके ये वेस्ट बंगाल, क्लियर है, ये वेस्ट बंगाल है, मंगोल और द्रविडियन का मिश्रित रूप मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा कहां पर, तो ये उड़ीसा में मिलेगा, क्लियर है, ओके, है ना, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा ये वाला एरिया। ये आपके दोनों जो है वो कौन से हो गए, मंगोल द्रविडियन, ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। सीथो द्रविडियन जो है वो सीथो और द्रविडियन ये दोनों का मिश्रित स्वरूप हो गया। ये आपको मिल रहे हैं देखिए इस एरिया में पर्टिकुलरली, जैसे कि ये आपका हो गया क्या, ये केरल हो गया, ठीक है, ये केरल हो गया, है ना, ये आपका गुजरात सौराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश का ये जो पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, इन सभी का पहाड़ी इलाका, वहां पर जनरली आपको सीथो द्रविडियन प्रजाति के जो है वो वर्ग मिलेंगे, समूह मिलेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो मैप वाइज इसको यहां से ट्रेस करिएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने एक प्रजाति देख ली, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति है वो हम लोग एक मैप में अब देखेंगे, ठीक है, और उसमें से आपको वही याद रखना है कि एक तो ये कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी निवास करती है, ये आप याद रखिएगा, वहां से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका एक मैप हम देखते हैं भारत का, ठीक है, जनजाति समूह कहां पर निवास करती है, ओके, देखें। ये देखें आप सभी को एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में यदि देखें, थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूं मैं आपको, ये अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सी जनजाति समुदाय निवास करती है उसके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैप में प्रमुख जो पॉइंट्स हैं वो हमको याद करना है, बहुत ज़्यादा एकदम सारी जनजातियों के नाम याद करें ऐसा आवश्यक नहीं है, पहले ही चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ओके। देखें सबसे पहले यदि बात की जाए, चलिए उत्तर भारत से चालू करते हैं। तो उत्तर भारत में देखिए आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में ये जो आपका बकरवाल है, चांगपा है, सिप्पी है, ठीक है, और ये आपका डोगरा है ना, ये चार प्रमुख जो हैं वो आपके कहाँ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपका जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो हिमाचल पंजाब वाले क्षेत्र में ये तीन आप याद रखेंगे, गद्दी, फुंगवाली और गुज्जर, क्लियर है। उत्तराखंड में आइए, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया, ये तीन नाम यहाँ पर उत्तराखंड एरिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका राजस्थान में यदि चलते हैं तो राजस्थान में देखिए, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, सहरिया, भील, गरासिया, मेरात, मीणा, ठीक है, ये मुख्य आपके राजस्थान में जनजाति समुदाय मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा दो नाम, एक तो अगरिया है और दूसरा है थारू, ठीक है, ये दो नाम यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। फिर उत्तर प्रदेश के बाजू में बिहार में आपको बैगा जनजातियों की अधिकता मिलेगी। वहीं यदि आप देखें झारखंड वाला हिस्सा यदि आप देखते हैं, ओके, तो झारखंड वाले हिस्से में आपको संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजाति, ये चार बिल्कुल आप याद रखिएगा। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी है कि जो संथाल है, ठीक है, ये संथाल एक ऐसी जनजाति समुदाय है जिसकी जो भाषा है संथाल, इसकी अपनी लिपि भी है। हालांकि वो जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि चित्रात्मक रूप में मिलेंगी, क्लियर है, हाँ, तो याद रखिएगा। बाकी अधिकतर जो भाषाएं होती हैं जनजातियों की, जनजाति समुदाय की, वो मेनली वर्बल फॉर्म में होती हैं, केवल बोली जाती हैं, वो लिखी नहीं जा सकती हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें तो सिक्किम में आपका तीन नाम याद रखना, शेरपा, लेपचा और भूटिया, ठीक है, ये तीन नाम याद रखेंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर करीब 5 नाम यहाँ पे दिखेंगे, ये देखें, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें है निशी, मिसमी, डफला, अबोर, है ना, और ये आपका
मिकिर हो गया। ये 5 जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गए। आसाम क्षेत्र में चलेंगे तो आसाम में एक तो मेन आपको याद रखना है बोडो जनजाति, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये बोडो जनजाति ओके कहाँ की है, तो आसाम में है, याद रखिएगा। एक और अन्य है डिमास, उतना नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। असम में मेन आप याद रखिए बोडो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आपका चलते हैं मणिपुर में, तो ये आपका मणिपुर में है कुकी, ठीक। मिजोरम में चलेंगे तो लुशाई और माओ, ओके। देन त्रिपुरा में आपका है 2 है यहाँ पे देखिए, रियांग और नौशिया, ठीक है। क्या क्या है, ये रियांग हो गया, ये नौशिया हो गया, ठीक है। क्लियर? ये 2 चीज़ें कहाँ, त्रिपुरा में, इसको याद रखेंगे। मेघालय में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेघालय में मुख्य रूप से एक खासी जनजाति मिलेगी, ठीक है, जो कि खासी, गारो, खासी और जयंतिया जो 3 पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जनजाति क्षेत्र जो जनजाति समुदाय जो निवास करते हैं उसमें मेघालय में प्रमुख रूप से खासी, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है? पश्चिम बंगाल में आएंगे तो हजोंग और संथाल आ जाएगा, है ना। झारखंड तो ये आपका हो गया। उड़ीसा में आइए, देखिए बिल्कुल समुद्र के तट पे यहाँ पे निवास करने वाले जो बहुत सी जनजातियां हैं उसमें उड़ीसा में आपको जो भी दिख रहा है देखते चलें। भूमिज हो गया, कोया, बोंडा, भुइयां, सओरा और खोंड जनजाति, ठीक है। तो इसमें से एक तो मेन आपका खोंड जनजाति याद रखना है उड़ीसा में, ठीक है। ये इतना पॉइंट आप याद रखें, ठीक। फिर इसी क्रम में चलते हैं नीचे की तरफ, तो उड़ीसा से आइए आप यहाँ पे कहाँ, आंध्र प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगे कौन कौन से, तो देखिए एक तो कोया है, ठीक, ये बंजारा है, गोंड जनजाति है, येरुकाला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है जो एक क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़, तो ये देखें तो आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी गोंड है, आंध्र प्रदेश में भी गोंड है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो गोंड जनजाति की है ना। और यदि आपसे पूछा जाए एक सवाल कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, ठीक है, तो भारत का याद रखें सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है गोंड जनजाति। क्लियर है? ठीक, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। इज दैट क्लियर? इसको बिल्कुल ना भूलें, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ पर आपको अडियान, मलैया ये मिलेंगे, ठीक है। केरला में आते हैं तो इसमें मुख्य नाम याद रखिएगा मोपला, ठीक है, मोपला या कहीं कहीं मेपला भी लिखता है, वही है, तो मोपला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरुम्बा याद रखें, ठीक है। येला, कादर ये जो है वो केरल में आपको मिलेंगे, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एक जनजाति है वो है आपकी क्या, टोडा। देखो ध्यान से समझिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है टोडा। क्या लेना है? टोडा, ठीक है, ये रहा, ओके। जो कि मेनली आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का जो एक समझ लीजिए कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो है वहाँ उस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी और नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पर आपका टोडा जनजाति निवास करती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना। वहीं सबसे बड़ा जनजाति समूह पूछेगा तो गोंड आएगा। क्लियर है? देखिए गोंड एक जनजाति समूह है, गोंड के अंतर्गत उसके और भी बहुत से उपजातियां होती हैं, ओके, और इस तरीके से उपजाति हो जाती है, तो ये जनजाति समूह है और ये सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनजाति में टोडा लेना है और सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछेगा पूरे भारत का तो वो आपका गोंड है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोडा। क्लियर? इसके बाद देखिए तेलंगाना में एक आपका चेंचू है। महाराष्ट्र में आते हैं तो फिर ये आपका बारली है, कोली है, कोडाकू और सौर आपके छत्तीसगढ़ में पड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्ट आप देखेंगे तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में विस्तार से आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद फिर देखें इधर आते हैं तो गुजरात में आपका क्या क्या है, गुजरात में है आपका कोली हो गया, भील हो गया, डाफर हो गया, टोड़िया हो गया, ये सब गुजरात में है, ओके। एमपी में आएंगे तो जो कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनजातियां जो है वो वहीं निवास करती है मध्य प्रदेश में। राज्यों की यदि बात करें तो इसमें बंजारा है, बैगाज हैं,
गोंड है, कोल है, ये मेनली आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके बारे में, राज्यों के बारे में, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परसेंटेज वाइज यदि देखा जाए तो सबसे कम अंडमान निकोबार में है और सबसे अधिक जो है वो राज्यों में बात, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये रहा लक्षद्वीप। ओके, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। मेनली इसमें आपको याद रखना है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है, ये जो पूरा आप समूह देख रहे हो अंडमान निकोबार समूह, ये मेनली जो है एक प्रजाति जो यहाँ पर आपको मिलेगी वो निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो एक प्रजाति है, उस निग्रिटो प्रजाति का जो क्षेत्र है वो पूरा अंडमान निकोबार है, जिसके अंतर्गत जो जनजाति है उसमें आपको मेनली जरावा याद रखना है। ठीक है ना, जरावा ये सब जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। अंडमान में महा अंडमानीज, ठीक है, जरावा, है ना, सेंटलीज, ये आप याद रखिएगा। जो मैं आपको एक बता रहा था कि ये आइलैंड में जाना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, यहाँ के लोग जो हैं वो किसी को एंट्री नहीं देते हैं, कुछ खबरें हिंसक घटनाएं वहाँ से आती रहती हैं। ठीक है, तो ये सेंटलीज आइलैंड है। इसके अलावा लघु अंडमान में आपका ओंग जनजाति पड़ेगा, ग्रेट निकोबार में सोमपेन जनजाति पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये आपने पूरा देखा, ये जनजाति समूह कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से राज्यों में कौन सी जनजातियां हैं, ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके पढ़ंतुओं, तो ये थी ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि कौन कौन से जनजाति समूह जो हैं वो भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती हैं। ठीक है, आज के इस पार्ट 1 इस लेक्चर में यहीं तक रहेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो संबंध है ट्राइबल कम्युनिटीज का फॉरेस्ट के साथ वो क्या है। ओके, किस तरीके से फॉरेस्ट और ट्राइबल इकोनॉमी जो है वो कैसे ग्रो करती है साथ साथ, और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम हुआ है, क्लियर है। ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं उनके विकास हेतु, उनके वेलफेयर के लिए, ये जो चीजें हैं वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्टिव इसके हिसाब से तैयार करते चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। Thank you.